हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनटीए सीईटी के फिजिक्स सॉल्यूशन जो कि 23 अगस्त 2022 को हुआ था। और ये लास्ट पार्ट होगा पार्ट 5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 50 होंगे। और इसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 2 पैसेज होंगे। उस हर एक पैसेज पर 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पैसेज ये है, लेकिन ये जो पैसेज होते हैं ना, इस पर इसको पढ़ करके आपको आंसर नहीं मिलेंगे, इसलिए डायरेक्टली हम क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी डिटरमाइंड फॉर, यानी कि बोर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम स्पेक्ट्रल लाइन इनमें से किसके लिए वेवलेंथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें नहीं बताना, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जिसके लिए नहीं कर सकते हैं। तो सोडियम, लिथियम प्लस प्लस आयन, हीलियम प्लस और हाइड्रोजन। तो देखो, जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एंड हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए था। तो यहाँ पर हीलियम, हाइड्रोजन और लिथियम ये सब हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन है ही। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम के लिए हम वेवलेंथ को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, बोर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ओनली इट कैन बी अप्लाइड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस, लाइक हाइड्रोजन हीलियम है लिथियम +2, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सोडियम। नेक्स्ट है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है। तो बोर्स ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था कि हमेशा h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो बोर्स क्वांटाइजेशन किसके लिए था, एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है कैसे, nh/2π के इक्वल। नेक्स्ट है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम आपको गिवन है। ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया n=1, तो वहाँ पर एनर्जी आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप किसी भी nth स्टेट की बात करें तो उसमें एनर्जी होती है -13.6 अपॉन में n²। आपको बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट कितनी होगी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया कि हमें n की वैल्यू 3 लेनी होगी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 3। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का, जो कि होता है λ=h/p। p क्या है यहाँ पर, मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। और अभी हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम होता है कितना, nh/2π। और एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन होता है L=r×p। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी और उसका जो रेडियस होगा वो दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होते हैं। तो rp sin 90 डिग्री अगर आप इसको लिखोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, rp के। rp क्या है, r है रेडियस और p है उसका लीनियर मोमेंटम, nh/2π। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी nh/2π इंटू में r। और देखो, जब जो रेडियस का फॉर्मूला होता है nth ऑर्बिट के लिए होता है, वो होता है n² इंटू में r0। r0 क्या है, बोर रेडियस, बोर रेडियस। तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। देखो λ=h में p की जगह पर मैं क्या लिख लूंगा, nh/2πr। तो 2πr तो ऊपर आ जाएगा, 2πr। और यहाँ पर NH, देखो h से h कैंसिल हो गया, तो λ कितना आ जाएगा, λ आएगा 2πr/n। अब देखो r की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2πr की वैल्यू कितनी लिखूंगा, r0 इंटू में n² अपॉन में n। अब n से n कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 2πn इंटू में r0। तो ये आएगी वेवलेंथ। अब देखो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, पाई क्यों लाया, क्योंकि आप इसमें देखो यहाँ पर किस ऑप्शन में पाई पी है, तो इसलिए मैंने इसको पाई के टर्म में लिया हूँ। अब 2 इंटू में पाई इंटू में n की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, 3। वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है तो n की वैल्यू 3 लेनी होगी। 3 इंटू में r0 मतलब बोर रेडियस, तो r0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.529 और ये होती है एंगस्ट्रॉन में। तो 2 इंटू 3 6, और 6 को जब आप 0.529 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3.18। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये पाई अभी बचा है, एंगस्ट्रॉन। तो ये आएगी वेवलेंथ, तो इसलिए हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी। इसके करने के दूसरे तरीके भी हो सकते थे कि आप थर्ड स्टेट की एनर्जी निकालो, -13.6 अपॉन n² यानी कि 3 का स्क्वायर करके एनर्जी डिफरेंस निकालो, फिर से वो फॉर्मूला अप्लाई करो। बट उसमें इजी है कि आप इस फॉर्मूले का यूज करो। बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या है, देखो बोर्स मॉडल ने हमें क्वांटाइजेशन के बारे में बताया था।
क्वांटाइजेशन किस चीज़ का क्वांटाइजेशन? एंगुलर मोमेंटम का। और एनर्जी भी क्वांटाइज होती है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर अपॉन में एन का स्क्वायर। तो बोर मॉडल एक तरह से क्वांटाइजेशन पर बेस्ड है, तो ये क्वांटम पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रोवाइडेड बाय बोर्स मॉडल स्पेक्ट्रल सीरीज अल्ट्रावायलेट किस रीजन में लाई करते हैं? देखो इस तरह से ध्यान रखा करो, लव यू बीवी से, इसका मतलब ये होगा कि लाइमन अल्ट्रावायलेट में आएगा, बालमेर गिरेगी विजिबल में, और बाकी जो तीनों बचे ना, लाइमन बालमेर के बाद जो भी आते हैं, लाइमन बालमेर पास्चन ब्रैकेट बीफॉन्ड, वो सब लाई करते हैं इंफ्रारेड रीजन में। तो यहाँ पर तो आपसे पूछा अल्ट्रावायलेट में, तो अल्ट्रावायलेट में कौन आएगा? लाइमन सीरीज, तो ऑप्शन ए सही होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर क्वेश्चन आ गए पैसेज 2 पर, तो आपको बताना है इनमें से क्या सही होगा। देखो ये दो सेल पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है E1, दूसरे वाला रेजिस्टेंस R2, E2 और दूसरा वाला रेजिस्टेंस R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट का जब दो सेल पैरेलल में कनेक्टेड है तब। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस और सेल कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस आर कैपिटल है सीरीज में। आपको बताना करंट कितना होता है, तो करंट होगा नेट ईएमएफ अपॉन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर कितनी बैटरी कनेक्टेड, मैं एक काम करते हैं, इसको इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसमें नेट ईएमएफ कैसे पता करेंगे? जो भी आपके पास टर्मिनल आ रहा है ना, पहला मतलब ये जैसे एक बैटरी आई या एक सेल बोलो, एक सेल का यहाँ पर साइन कैसा नेगेटिव, तो मैं माइनस लूंगा, फिर मुझे मिला अगला सेल, उसका पहला जो टर्मिनल मिल रहा है पॉजिटिव, तो मैं प्लस लूंगा, फिर अगला माइनस, तो मैं माइनस लूंगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू नेट ईएमएफ कितना आएगा? अगर मैं बात करूं, आप या तो इधर से मूव कर लो या इधर से मूव कर लो, एक ही बात है। तो पहले मुझे ये वाला सेल मिलेगा माइनस ई, फिर मुझे ये मिलेगा प्लस के ई, फिर माइनस के ई अपॉन में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? एक तो आर तो है ही, और उसके साथ ये तीनों सीरीज में है, तो 3R हो जाएगा। अब इससे इसको हटा दो, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस की ई अपॉन में आर प्लस 3R। ये माइनस साइन का मतलब बस इतना है कि इन्होंने करंट की डायरेक्शन इस तरफ दिखाई हुई है, तो एक्चुअली करंट इस तरफ फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई अपॉन में आर प्लस 3R, ये आ जाएगा नेट करंट। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? जिसमें ऊपर ई आ रहा होगा, ये नहीं, ये भी नहीं, ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम, करंट फ्लो कर रहा है 0.25 एम्पियर। तो पहले एक एक्सटर्नल सेल लेते हैं। देखो सेल अगर आप ले रहे हो, भले ही इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, बट आई विल कंसीडर इट स्मॉल आर। लेट हम उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड कर रहे हैं, जो कि कैपिटल आर रहा होगा फर्स्ट केस में, और ईएमएफ है ई, ये R1 ले लेते हैं इसको, और लेट यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है I1। सेकेंड केस में देखो हम सेल चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ वो R2 है, बाकी चीज़ें सेम है, ये स्मॉल आर। और जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया तो करंट भी तो चेंज हो जाएगा, तो मैं मान लेता हूँ I2 हो गया बाद वाला करंट। अब यहाँ पर R1 कितना है? 5 ओम, और जब R1 5 ओम है तो करंट कितना है? 0.25 एम्पियर। सेकंड में जब रेजिस्टेंस आपने 2 ओम कर दिया है, तो अब जो करंट है वो I2 की वैल्यू कितनी है? 0.5 एम्पियर। तो ईएमएफ आपको बताना है। देखो ईएमएफ अगर आप इक्वेशन लिखो तो नेट ईएमएफ बराबर होगा नेट करंट इंटू में नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि R प्लस R होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो ये मेन इक्वेशन हम यूज करेंगे। अगर मैं इसको फर्स्ट केस में यूज करूं तो यहाँ पर I1 आएगा, I1 कितना है? 0.25। यहाँ पर कैपिटल R 5 और स्मॉल r सेम है। अब यहाँ पर देखो E, अब करंट कितना है? 0.5, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? 2 प्लस R। ठीक है, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप R की वैल्यू को यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट करो, और फिर E की वैल्यू आप आराम से निकाल पाओ, यानी कि EMF की। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों इक्वेशन को, मान लो ये फर्स्ट है और सेकेंड है, दोनों का आप बराबर पुट कर लो, तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 एज इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ तो EMF है ना, तो दोनों इक्वेशन इक्वल होंगी, एज इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25 5 प्लस R इक्वल टू 0.5 2 प्लस R। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो R की वैल्यू आएगी 1 ओम। अब इस R की वैल्यू को 1 ओम को आप यहाँ पर लिख लो, यहाँ रख लो, एक ही बात है, EMF निकल जाएगा 0.5
2 प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 3 इंटू में 0.5 यानी कि 5 दिया 15, तो 1.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। देखो सेल की बात हो रही है यहाँ पर, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल विद द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करेगा, आई और वी। ठीक है, वी क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और ईएमएफ इसका ई मान लेते हैं। देखो जनरल जो इक्वेशन होती है वो होती है ई इक्वल टू वी माइनस के आई आर, सॉरी वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। वी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, ई ईएमएफ, आई करंट और आर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वी इक्वल टू होता है ई माइनस के आई आर। हमें ग्राफ प्लॉट करना है वोल्टेज और करंट के बीच में, वी और आई के बीच में। तो पहली बात तो ये कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, एम एक्स प्लस सी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा जहां पर मैं y एक्सिस पर प्लॉट करूंगा पोटेंशियल v को और x एक्सिस पर प्लॉट करूंगा करंट i को। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह आप जितने भी ग्राफ देखो वोल्टेज और करंट, वोल्टेज y एक्सिस पर है, करंट x एक्सिस पर है, तो v और i में इस तरह का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। दूसरा आप ये देखो कि यहाँ पर i क्या हो गया x, तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को, यानी कि जो स्लोप होगी वो माइनस आर को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और स्लोप नेगेटिव होगी क्योंकि माइनस साइन आ रहा है ना। तो आप ये देखो इनमें से नेगेटिव स्लोप सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो रिप्रेजेंट करेगी माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस को, स्मॉल आर को। तो आप वैसे भी अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो वी और आई का ग्राफ प्लॉट करो, उसके स्लोप निकालो, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का पता चल जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ध्यान रखना जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने ओम्स लॉ पढ़ा कि वी और आई दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करते, तो लगा दिया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही नहीं होगा क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है सेल के लिए, और जो करंट उस सेल से आप निकाल रहे हो उसके लिए, ना कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और उसके करंट आई और उसके पैरेलल में वोल्टेज वी, उसके बीच में करंट ग्राफ नहीं पूछा है, तो उसके बीच में पूछा होता तो यही आंसर सही होता, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बट यहाँ पर पूछा है सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आपको और रेजिस्टेंस आर है, गिव द सेम वैल्यू ऑफ करंट, करंट दोनों में सेम है, तो आपको बताना है स्मॉल आर कैपिटल आर में क्या रिलेशन होगा। देखो कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हम एन सेल को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एन सेल को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर कैपिटल आर है और हर एक सेल का इंटर रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, हर एक सेल का स्मॉल आर है, और ऐसे एन सेल कनेक्टेड है। तो ऐसे में जो टोटल करंट फ्लो करेगा वो किसके इक्वल होगा, देखो क्योंकि सभी सेल्स सीरीज में है तो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा एन इंटू में ई। मैं एन मान करके चल रहा हूँ, बाद में एन की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 2 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर अपॉन में जितने भी ये सब सीरीज में होते हैं ना, तो एन इंटू में आर। तो ये करंट का फॉर्मूला होता है जब nth नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं सीरीज के लिए, और यदि वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में, तो पैरेलल में आपको पता है जो पोटेंशियल होगा वो तो सबका इक्वल ही होगा। इस तरह से nth सेल पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो जो अब करंट का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा I इक्वल टू एन ई, ठीक है, अपॉन में एन आर प्लस में स्मॉल आर। अब ये कैसे हो गया, तो देखो आप क्या कर रहे हैं कि nth सेल को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सबका इंटरनेशनल स्मॉल आर होगा, तो ये जितने भी पैरेलल में सेल्स कनेक्टेड होंगे उन सब का जो आर इक्विवेलेंट होगा, मतलब स्मॉल आर, वो 1/r प्लस 1/r जितने भी होंगे उन सबको आपको इस तरह से ऐड करना होगा। तो क्योंकि सब इक्वल है ना, तो आप उसको n/r भी लिख सकते हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, r अपॉन में n। तो मैंने क्या करा है, जैसे करंट होता है नेट ईएमएफ यानी कि ई अपॉन में, ये तो सेम होगा, अपॉन में कैपिटल आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है प्लस नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कि इंटरनल आर अपॉन में एन। तो ये एन आर हो जाएगा और एन आ जाएगा ऊपर, तो एन ई अपॉन में आर प्लस आर। ये हम करंट का फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब सेल्स पैरेलल में हो, ठीक है, और ये सेल्स सीरीज में था, ये सेल्स पैरेलल में ली, दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब आप इसको कैपिटल आर से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप सीरीज में कनेक्ट कर दो या पैरेलल में, जो करंट की वैल्यू है वो सेम है, करंट की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों करंट की वैल्यू को सेम पुट कर देते हैं। लेट आई एस बराबर है आई पी के, ये सीरीज वाला से करंट और ये पैरेलल वाला करंट।
अब ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल पुट कर लो, एन ई अपॉन में आर प्लस में एन आर इक्वल टू एन ई अपॉन में एन आर प्लस आर। तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। फिर तो हमारे पास आएगा आर प्लस में एन आर इक्वल टू एन आर प्लस में स्मॉल आर। ठीक है, हमें स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं एन की वैल्यू बाद में पुट करूंगा, एक जनरल फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। तो आर माइनस एन आर इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस एन आर, या फिर आर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एन अपॉन में आर कॉमन लो 1 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा एन। अब 1 माइनस एन से 1 माइनस एन कैंसिल कर दो, इसका मतलब स्मॉल आर किसके बराबर आ गया, आर। तो देखो एन की वैल्यू कितनी भी होगी, 1 2 3 4 5 6 कितना भी हो, आप एक बार उनको पैरेलल में कनेक्ट करो और एक बार सीरीज में। तो अगर एन की वैल्यू कुछ भी हो तो स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल आएंगे, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।